ये बड़े तारों का मजमा है ऊपर, अच्छा सुंदर लगता है, लेकिन जहां तुम उन्हें पहचानने लगो तो उनमें से कुछ को तो दोस्त हो जाते हैं। खैर, तो अच्छा हो अगर बच्चों के अच्छे अच्छे फिल्म बने और बच्चे देखें। ये बाहर से फिल्म आते हैं, अक्सर अमेरिका से आते हैं और जगह से, अच्छे होते हैं, बात बड़े अच्छे होते हैं, बात ऐसे होते हैं सिवाय लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं होते। मुझे नहीं अच्छे लगते लड़ाई झगड़े, काफी वही लड़ाई झगड़ा है उसको और फिल्म पे भी दिखाना। हमें तो अब एक कोशिश करनी है कि अपना देश ऐसा बनाएं और दुनिया ऐसा बनाएं जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, कम से कम हो, लोग मिल के रहें, काम करें, अपना भी फायदा हो, देश का भी हो। तो लड़ाई झगड़े करने से तो होता नहीं। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, संजय की राय है कुछ कभी कभी स्याही फेंक दी जाए तो अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत इलाहाबाद से होती है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़के के बड़े होने की नहीं, बल्कि एक विचार के जन्म लेने की है। बिल्कुल। और ये विचार मतलब एक बहुत ही गहरे सवाल से पैदा हुआ, जो वो लड़का बचपन में खुद से पूछता था। क्या सवाल था वो? मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है? और यही सवाल ही उनकी पूरी जिंदगी का एक तरह से सार बन गया। एक अमीर घराने में पैदा होने के बावजूद उनकी परवरिश सिर्फ ऐशो आराम में नहीं हुई। नहीं, उनके घर का माहौल काफी बौद्धिक था, है ना? हाँ, विचारों की दुनिया थी वो, जहाँ देश और दुनिया पर लगातार बहस होती थी। कहानी फिर आगे बढ़ती है। उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है, हैरो और फिर कैम्ब्रिज। वहां वो पश्चिमी विज्ञान, इतिहास और दर्शन में मतलब पूरी तरह डूब जाते हैं। हाँ। लेकिन मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि एक तरफ तो वो आधुनिक पश्चिमी सोच को अपना रहे थे और दूसरी तरफ उनका दिल हिंदुस्तान के लिए बेचैन था। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, तो क्या इन दस्तावेजों में इस पर कोई रोशनी पड़ती है? मतलब इन दो अलग अलग दुनियाओं में कोई टकराव था? उन्होंने इसे अपने अंदर कैसे सुलझाया? ये एक बेहतरीन सवाल है, और स्रोतों के मुताबिक उनके लिए ये कोई टकराव था ही नहीं। अच्छा। बल्कि ये एक समाधान था। वो ये समझ गए थे कि भारत को आजादी सिर्फ भावनात्मक नारों से नहीं मिलेगी। उसे आधुनिक औजारों की जरूरत थी। बिल्कुल। उसे अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्हीं के हथियार चाहिए थे, यानी आधुनिक विज्ञान, तर्क और एक वैश्विक दृष्टिकोण। तो वो इंग्लैंड से सिर्फ बैरिस्टर की डिग्री नहीं ला रहे थे? नहीं, वो भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के औजार लेकर लौटना चाहते थे। उनकी बेचैनी सिर्फ आजादी के लिए नहीं थी। तो फिर किस लिए थी? इस बात के लिए थी कि आजादी के बाद का भारत कैसा दिखेगा। और वो भारत कैसा दिखता था, इसका असली चेहरा तो उन्हें देश वापस लौटकर देखने को मिला। हाँ, यहाँ उन्होंने वो गरीबी देखी, वो अन्याय देखा, जिसके बारे में शायद सिर्फ किताबों में पढ़ा था। कहते हैं कि उनके अंदर एक आग सी जल उठी। हाँ, और उस आग को सही दिशा तब मिली जब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। एक महत्वपूर्ण मोड़। बहुत महत्वपूर्ण। गांधी ने उन्हें सड़क पर उतरना सिखाया, आम लोगों से जुड़ना सिखाया। एक दस्तावेज में गांधी का एक वाक्य मिलता है जो उन्होंने नेहरू से कहा था, सच्ची आजादी त्याग और सेवा से मिलेगी, सत्ता से नहीं। और इस एक मुलाकात ने कैम्ब्रिज से लौटे एक बुद्धिजीवी को जनता के नेता में बदलना शुरू कर दिया। यहीं से नेहरू का व्यक्तिगत संघर्ष देश के सामूहिक संघर्ष का हिस्सा बन गया। हाँ, असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, वो हमेशा सबसे आगे की कतार में खड़े दिखे। और उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी जेल जाते थे, लेकिन नेहरू के लिए जेल का मतलब कुछ और था। हाँ, जो बात मुझे हैरान कर गई वो ये है कि नेहरू के लिए जेल एक सजा नहीं बल्कि एक अवसर बन गई। ये कैसे हुआ? क्योंकि जेल ने उनके शरीर को तो कैद किया, पर उनके दिमाग को आजाद कर दिया। बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर। बिल्कुल, उन्हें सोचने और लिखने का भरपूर वक्त मिला। और यहीं उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब लिखी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? हाँ, ये सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, ये भारत की आत्मा को समझने की एक कोशिश है। एक तरह का ब्लूप्रिंट। बिल्कुल, ये वो ब्लूप्रिंट था, वो नक्शा था जिसे वो आजाद भारत के लिए अपने जहन में तैयार कर रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को वो मशहूर खत भी लिखे। हाँ, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। एक पिता जो अपनी बेटी को दुनिया का इतिहास बता रहा है, लेकिन असल में वो आने वाली पीढ़ी के लिए भारत का भविष्य लिख रहा था। सही। वो खत दिखाते हैं कि वो शारीरिक कैद के बावजूद मानसिक रूप से कितने आजाद थे।
वो जेल की कोठरी से भविष्य देख रहे थे। और फिर वो वक्त आया जब जेल में देखा गया सपना हकीकत बनने वाला था। 15 अगस्त 1947 की रात नेहरू ने लाल किले से अपना मशहूर भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। लेकिन जश्न की उन तस्वीरों के पीछे की कहानी कुछ और है। जहां दुनिया जश्न मना रही थी, नेहरू के कंधे भारी थे। बहुत भारी। भारी इसलिए क्योंकि आजादी एक बहुत बड़ी कीमत पर मिली थी। देश का बंटवारा हो चुका था, लाखों लोग बेघर थे, दंगे भड़के हुए थे और सरकारी खजाना लगभग खाली था। हाँ, लगभग खाली। एक निजी नोट में वो लिखते हैं, आज से भारत मेरा नहीं, मैं भारत का हूँ। ये सिर्फ एक भावनात्मक पंक्ति नहीं लगती। नहीं, ये उस एहसास को दिखाती है कि अब उत्सव का समय खत्म हो गया है और जिम्मेदारी का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो चुका है। तो यहाँ से उनकी भूमिका एक स्वतंत्रता सेनानी से एक राष्ट्र निर्माता की हो जाती है। लेकिन ये काम कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल। सोचिए जरा, एक ऐसा देश जिसे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना था। बिल्कुल, चुनौती सिर्फ एक बिखरे हुए देश को जोड़ने की नहीं थी, बल्कि उसे आगे ले जाने की भी थी। और इसी सोच के साथ उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। 5-year plans। हाँ, ये एक मिला जुला मॉडल था जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका थी। उनका मानना था कि ये गरीब देश सिर्फ बाजार के भरोसे अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। सही कहा। उनका मानना था कि सरकार को एक बड़ी भूमिका निभानी होगी। और इसी बड़ी भूमिका का एक उदाहरण है वो संस्थान जिनकी नींव उन्होंने रखी। IITs, एम्स, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आज ये नाम हमें बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन उस जमाने के बारे में सोचिए। सही कहा आपने। इन दस्तावेजों से एक बात साफ होती है कि आजादी के तुरंत बाद, जब देश गरीबी और भूखमरी से जूझ रहा था, तब IITs और अंतरिक्ष कार्यक्रम पर पैसा लगाना एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं विवादास्पद जुआ था। कई लोगों ने इसकी आलोचना की। लेकिन नेहरू का मानना था कि अगर भारत सिर्फ आज की समस्याओं को सुलझाने में लगा रहा तो वो हमेशा दुनिया से पीछे रहेगा। बिल्कुल, उन्हें भविष्य के लिए एक वैज्ञानिक सोच, एक साइंटिफिक टेम्पर की नींव रखनी थी, भले ही उसका फल 20-30 साल बाद मिले। हाँ, इसलिए वो कहते थे कि बड़े बांध और कारखाने आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन दुनिया के मंच पर भी भारत एक नया खिलाड़ी था। उनकी विदेश नीति को लेकर भी काफी चर्चा होती है, खासकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर। ये क्या था और उस समय में इसका क्या महत्व था? इसे समझने के लिए हमें उस दौर की दुनिया को देखना होगा। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दुनिया दो गुटों में बंट गई थी, कोल्ड वॉर। हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ। हर नए आजाद हुए देश पर दबाव था कि वो किसी एक का पक्ष चुने। और नेहरू ने एक तीसरा रास्ता चुना। बिल्कुल, उन्होंने भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया जैसे देशों के साथ मिलकर एक तीसरा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, हम किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखेंगे। हाँ, यही गुट निरपेक्ष आंदोलन था, नॉन अलाइंड मूवमेंट। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक बहुत हिम्मत वाला कदम रहा होगा। बहुत हिम्मत वाला। इसने कई नए देशों को अपनी आजाद आवाज रखने का एक मंच दिया। इन सब बड़ी बड़ी राजनीतिक और आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच उनकी एक और पहचान थी जो लोगों के दिलों में बस गई। चाचा नेहरू। हाँ, चाचा नेहरू। उन्होंने क्या किया? वो प्रोटोकॉल तोड़कर सीधे बच्चों की भीड़ में चले गए। अच्छा। उनके लिए नियम कानून से ज्यादा जरूरी एक बच्चे की मुस्कान थी। वो जानते थे कि असली भारत इन बच्चों की आंखों में पल रहा है। 27 मई 1964 को उनका सफर थम गया। लेकिन जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ इमारतें और संस्थान हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमारतें तो कोई भी बना सकता है। तो फिर क्या है? उनकी असली विरासत, जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं, वो सोच है, वो दिशा है जो उन्होंने देश को दी। आज जब ISRO का कोई वैज्ञानिक एक नया रॉकेट लॉन्च करता है या एम्स का कोई डॉक्टर एक मुश्किल ऑपरेशन करता है, तो वो अनजाने में नेहरू की ही विरासत को आगे बढ़ा रहा होता है। बिल्कुल। उनकी विरासत लोकतंत्र में विश्वास, विज्ञान में आस्था और एक मिली-जुली संस्कृति का सम्मान है। वो सिर्फ पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, वो आधुनिक भारत के मुख्य वास्तुकार थे। हाँ, यही सही शब्द है। तो इस पूरी पड़ताल का सार यही है कि पंडित नेहरू की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। नहीं, ये एक राष्ट्र के जन्म और उसके शुरुआती सपनों की कहानी है। और ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की दूरदृष्टि आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य तय कर सकती है। अंत में इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक पंक्ति मेरे जहन में आती है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। बताइए। नेता वो नहीं जो सिर्फ आगे चलता है, नेता वो है
जो भविष्य को देख लेता है और उस तक पहुंचने का रास्ता भी बनाता है। ये विचार तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और शायद यही सवाल हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए कि आज के दौर में भविष्य को देख लेने वाले और उसे बनाने वाले नेतृत्व का असली मतलब क्या है।